हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस पोएम का, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड के बहुत फेमस राइटर थे और ये एक सोनेट है। इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें बताया है कि कैसे आज हम लोग दुनियादारी में, मटेरियलिज्म में इतने फंस चुके हैं कि हमें नेचर में रहने का या नेचर को एंजॉय करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पोएम का और उसके बाद फिर हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज अ सोनेट बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. In it, Wordsworth criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ड्सवर्थ ने पोएम में क्रिटिसाइज किया है, बुराई की है उस दुनिया की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और बहुत सारी मशीनें बनी थी, तो लोग इतने ज़्यादा उन मशीनों में खो गए कि खुद भी वो मैकेनिकल हो गए और उन्होंने अपने आप को नेचर से दूर कर लिया और पूरे तरीके से वो लोग मटीरियलिज्म में, चीज़ों में डूब गए। Composed circa 1802, the poem was first published in Poems in 2 volumes 1807. तो इस पोएम का कॉम्पोजिशन किया था वर्ड्सवर्थ ने 1802 में और पब्लिश हुई ये पोएम 1807 में पोएम्स नाम के कलेक्शन में। लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट्स, इट्स 14 लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. तो 14 लाइन्स का ये एक सोनेट है जिसमें फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव है और नेक्स्ट 6 लाइन्स सेस्टेट है। तो चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। तो पोएट कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस. ये दुनिया हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गई है, यानी हम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं दुनिया को और दुनिया की चीज़ों को, और इसीलिए हम मटीरियलिज्म में फंस गए हैं. सो वी आर गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू द वर्ल्ड. लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग. तो हम क्या करते रहते हैं, दुनियादारी में हम फंसे हैं और चीज़ें खरीदते रहते हैं, स्पेंड करते रहते हैं अपना पैसा. तो कोई ना कोई चीज़ हम लोग मार्केट से बार बार खरीद कर लाते हैं और मटीरियलिज्म में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, कंज्यूमरिज्म में फंस गए हैं. वी ले वेस्ट आवर पावर्स. और दिन रात, लेट एंड सून, हम लोग दिन रात यही काम करते रहते हैं और इस तरीके से हम अपनी पूरी शक्ति, अपने सारे पावर्स को हम गवा बैठते हैं, वेस्ट कर देते हैं हम अपने सारे पावर्स को. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स. तो हम इतना ज़्यादा दुनिया में और उन चीज़ों में खो गए हैं कि हम नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते और नेचर के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते. नेचर हमें कौन सी चीज़ें दे रहा है, क्या दे रहा है, वो हम समझ नहीं पाते. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. क्योंकि हम तो किसी और को ही दिल दे बैठे हैं. आ सॉर्डेड बून. तो सॉर्डेड होता है अनप्लेजेंट और बून का मतलब होता है गिफ्ट. तो हमने अपना जो दिल है वो एज अ गिफ्ट मटीरियलिज्म को या दुनियादारी को दे दिया है. तो जहाँ हमें दिल लगाना चाहिए था नेचर के साथ, वहीं हम दिल दे बैठे हैं दुनियादारी को, दुनिया को, चीज़ों को, मटीरियलिज्म को. तो देखिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून. तो अब इस लाइन से वर्ड्सवर्थ नेचर के अलग अलग करिश्मों के बारे में बात कर रहे हैं कि नेचर में कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन हम लोग कभी भी उन चीज़ों को नहीं देखते. तो यहाँ पर सी को पर्सोनिफाई किया गया है कि देखो कैसे सी अपना बॉसम, अपने आप को दिखाती है मून को. बॉसम यानी कि चेस्ट. तो वो देखो कैसे अपने आप को मून को दिखाती है. तो जब मून बाहर आता है, चंद्रमा रात को बाहर आता है, तो वो सी के पानी में दिखाई देता है, चमकने लगता है. तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देखो सी और मून का कितना अच्छा रिलेशन है. सी अपने आप को मून को दिखा रही है. तो यहाँ पे सी को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है और इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स. तो हवाओं के बारे में अब वो कह रहे हैं कि वो हवाएं जो दिन रात हाउल करती हैं, यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके चलती हैं. एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. और वो कुछ ही देर के बाद हवाएं जो हैं वो एकदम फूलों की तरह सो जाती हैं. एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. तो वो फ्लावर्स की भी बात कर रहे हैं, विंड की भी बात कर रहे हैं, सी और मून के बारे में भी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और दो चीज़ों में कंपैरिजन है, विंड्स और
स्लीपिंग फ्लावर्स के बीच, और इसीलिए ये एक सिमिली है। और यहाँ पर फ्लावर्स को सोने की क्वालिटी भी दी गई है, तो पर्सोनिफाई किया गया है फ्लावर्स को। सोना एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो ह्यूमन क्वालिटी दी गई है फ्लावर्स को, इसलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन भी है। सो फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, तो नेचर की इन सारी चीज़ों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। हम नहीं समझ सकते नेचर की ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम नेचर को अप्रिशिएट करना ही भूल चुके हैं। हम एक डिसबैलेंस में जी रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग नेचर को अप्रिशिएट करना टोटली भूल चुके हैं। और यहाँ पर हमारा ऑक्टेट ख़त्म हो जाता है। तो ऑक्टेट का हम लोग राइम स्कीम देख सकते हैं, जैसे कि सून, तो सून के लिए यहाँ पर मैंने ए लिया है, पावर्स के लिए बी लिया है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आवर्स, तो पावर्स आवर्स ये राइमिंग है, इसलिए फिर से बी आया। अब नेक्स्ट वर्ड है बून, जो कि सून के साथ राइमिंग है, इसके लिए ए आया, तो ए बी बी ए। और उसी तरीके से नेक्स्ट 4 लाइन्स का भी सेम ए बी बी ए राइम स्कीम है। तो टोटल ऑक्टेट का जो राइम स्कीम है वो बन जाता है ए बी बी ए। उसी तरीके से अगर हम सेस्टेट की बात करें, तो सेस्टेट की राइमिंग स्कीम सी डी सी डी है, यानी सी डी डी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बी है तो बी के लिए सी लिया, आउट वन राइम नहीं कर रहा है बी के साथ, इसलिए डी लिया, लिया फिर से बी के साथ राइमिंग है, तो बी और ली ये राइमिंग है, इसलिए सी। आउट वन फॉरलॉन राइमिंग है, इसलिए फिर से यहाँ पे डी आया। फिर से सी राइमिंग है बी ली के साथ, इसलिए सी आया। और हॉर्न राइमिंग है फॉरलॉन के साथ, इसलिए फिर से डी आया। तो सेस्टेट का राइम स्कीम है सी डी। तो चलिए अब हम लोग सेस्टेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेस्टेट में वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है। तो वो कहते हैं कि इट मूव्स अस नॉट, ये सारी चीज़ें अब हमें इमोशनल नहीं करती। मूव अस नॉट मतलब इमोशनल नहीं करती। पहले ये जो नेचर की सारी चीज़ें थी, उनको देखकर हम लोग इमोशनल हो जाया करते थे और एक कनेक्ट महसूस किया करते थे नेचर के साथ, लेकिन अब ऐसा हमारे साथ नहीं होता। ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन। तो अब वो कहते हैं कि हे भगवान, ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी अ पैगन, तो इस तरीके से जीने से अच्छा मैं एक नेचर लवर बन जाऊँ, एक पेगन बन जाऊँ, यानी क्रिश्चियनिटी से हटकर वो एक पैगन बन जाना चाहते हैं। ऐसे रिलीजन्स को कहते हैं पैगन, जो क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं एक पैगन बन जाना चाहता हूँ, नेचर लवर बन जाना चाहता हूँ, ताकि कम से कम मैं नेचर के साथ तो रहूँ। तो अ पैगन सकल्ड यानी कि दूध पीना, तो वो किसका, इन अ क्रीड आउट वन। तो वो कहते हैं क्रीड यानी कि एक ऐसी जाति या ऐसा धर्म जो आउट वन पुरानी हो चुकी है। तो पैगनिज्म की बात चल रही है, तो वो पैगन रिलीजन से जुड़ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन एक सिंबलाइज कर रही है, जैसे माँ अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है, वैसे यहाँ पे क्रीड यानी वो जो जाति है पैगनिज्म, वो पैगन को मिल्क पिला रही है। तो ये एक मेटाफर है। और पैगन डेस्टिट्यूट को भी हम कह सकते हैं, यानी कि वो सिविलाइजेशन से हटकर सिर्फ जंगलों में घूमना चाहते हैं और नेचर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो ये जो पूरी लाइन है ये एक मेटाफर है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। तो अब वो कहते हैं कि वो पैगन बन जाना चाहते हैं और पैगन बनने के बाद वो नेचर के नज़ारे देखना चाहते हैं। तो इस प्लेजेंट नेचर में वो क्या क्या देखेंगे जिससे वो लेस फॉरलॉन, यानी उन्हें अकेलापन कम महसूस हो। तो फॉरलॉन का मतलब होता है लोनलीनेस या अकेलापन। तो वो क्या क्या देखेंगे जब वो पैगन बन जाएंगे। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, तो वो देखेंगे ग्रीक गॉड प्रोटियस को सी से निकलते हुए, समुद्र से निकलते हुए। प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है वाटर बॉडीज़ के। या तो फिर वो सुनेंगे, क्या सुनेंगे, हियर ओल्ड ट्रिटॉन ब्लो हिज रीथ हॉर्न। तो वो ट्रिटॉन भी ग्रीक गॉड ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं। तो वो जो ट्रिटॉन नाम के गॉड थे, भगवान थे, वो अपना एक शंख बजाया करते थे, हॉर्न बजाया करते थे। तो उसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि अगर
वर्ड्सवर्थ एक पेगन बन जाएंगे तो वो प्रोटियस और ट्रिटॉन को देख पाएंगे। प्रोटियस जब समुद्र से बाहर निकलेंगे तब, और ट्रिटॉन जब अपना शंख बजाएंगे तब वो क्या पता उन दोनों को देख पाएं। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एल्यूजन, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो जब इनडायरेक्टली किसी और चीज़ के बारे में बात होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्यूजन। साथ ही साथ ये इमेजरी भी है, क्योंकि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब हम लोग ये लाइंस पढ़ते हैं तो उन ग्रीक गॉड्स को इमेजिन कर पाते हैं, इसलिए इमेजरी को भी वर्ड्सवर्थ ने बहुत अच्छे से यहाँ पर यूज़ किया है। सो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है, और आई होप आपको इसका मैसेज समझ में आया होगा कि वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं कि हमें अपने मटीरियलिज्म से निकलकर, कंज्यूमरिज्म से निकलकर नेचर को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।